हमारे साथ इस वक्त गाज़ियाबाद की बेटी सबा हैदर मौजूद हैं। नवंबर 2024 में अमेरिका में इन्होंने चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत दर्ज की। पहले तो ये जानेंगे आपसे, आपने कौन सा चुनाव लड़ा था और किस तरह से आपने वहाँ पर जीत हासिल की? मैंने डूपेज काउंटी बोर्ड का चुनाव लड़ा था और हम लोगों ने नवंबर 2024 में जीत हासिल करी। पिछले 4-5 साल से हम लोग डूपेज में काम करते आ रहे हैं। मैं, मेरी टीम, मेरी फैमिली, मेरे वॉलंटियर्स, मेरे दोस्त और 4-5 साल बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया और फाइनली जीत हासिल हुई। गाज़ियाबाद में आपका पूरा बचपन बीता, यहीं आपकी एजुकेशन हुई। थोड़ा-सा आपके सफ़र के बारे में समझेंगे, किस तरह से आपका सफ़र रहा? किस तरह से ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ी? चाहे बात आपकी गाज़ियाबाद की हो या फिर अमेरिका की हो, क्या-क्या आपने वहाँ पर काम किए? तो यहाँ पे हम मेरी स्कूलिंग होली चाइल्ड स्कूल से हुई नेहरू नगर में और उसके बाद फिर मैंने एएमयू से मास्टर्स किया वाइल्ड लाइफ साइंस में। 2006 में हम लोग इंडिया से यूएस चले गए मेरे हस्बैंड अली के साथ और वहाँ पे जाके शुरू से ही हमारा सोच थी कि हम लोग अपने आप को एक सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग दूसरे मुल्क जाते हैं तो अब आप अपने लोगों में सीमित रहते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से ही बहुत सारे नॉन प्रॉफिट्स के साथ हम लोग जुड़े, हम लोग अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े, वॉलंटियर किया, काम किया और वो काम चलता रहा। फिर 2026 दो 2000 सॉरी नॉट 26 2016 2017 में ज़्यादा हम लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुई मैं। किस तरह से माँ-बाप का आपके योगदान रहा या फिर पति का योगदान रहा आपके यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, फाउंडेशन तो माँ-बाप ही डालते हैं। शुरुआत में चीज़ें तो वही सिखाते हैं कि हमारी घर में मेरे दोनों माँ-बाप ने कोशिश हमेशा यही की कि फ़ोकस जो है वो पढ़ाई पे रहे। तो हमारे लिए पढ़ाई, अच्छे से अच्छे स्कूल जो हम अफ़ोर्ड कर सकते थे या हम क्वालिफ़ाइड थे उन स्कूल्स में जाने के, हम लोग उन स्कूल्स में पढ़े हैं। और जब मैंने एंट्रेंस क्लियर किया एमएससी का एएमयू में, तो हम लोगों ने मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया। तो पढ़ाई बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। और यूएस में जाके भी मैंने एनजीओज़ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट बोर्ड्स पे, स्कूल डिस्ट्रिक्ट में काम इसीलिए किया क्योंकि दोनों माँ-बाप ने यही सिखाया है कि जो जो बड़ी लार्जर जो कम्युनिटी है उसमें काम करो, लोगों के लिए काम करो, लोगों की हेल्प करो। तो वो जज़्बा हमेशा मेंटेन रहा है। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए वो ये कि मेहनत करनी सिखाई है। चाहे वो मैं हूँ, मेरे भाई हों या अब हमारे बच्चे हैं, मेरे दोनों माँ-बाप अभी भी उन सब बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि मेहनत करो और मेहनत इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो सक्सेसफुल होने के लिए। 2006 में जब आप अमेरिका पहुंची तो शुरुआत में किस तरह की वहां पर चुनौतियां आईं? किस तरह से आपने अपने सफ़र को शुरू किया? क्या कुछ गोल लेकर आप वहां गई थीं? शुरू में देखिए, किसी भी एक मुल्क से अपने देश से जाके दूसरे कंट्री में बसना बहुत मुश्किल काम है। खाना पीना अलग हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में कभी स्नो नहीं देखी थी और जब हम लोग यूएस पहुँचे तो 2 फीट की स्नो थी। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एहसास दिलाती हैं कि आपको शुरुआत से शुरुआत करनी है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट अगेन एज़ आई सेड कि वो जो बेसिक माँ-बाप ने क्वालिटी सिखाई थी, उन्हीं की वजह से हम लोग कोशिश करते रहे, काम करते रहे और आज यहाँ पहुँच गए हैं। क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से आपने यूएस पॉलिटिक्स में एंट्री की? क्या कुछ पहले से आपने सोच रखा था या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से आपका मन बन गया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है और मुझे इसी क्षेत्र में अब मेहनत करनी है? शुरू से जब मैं यहाँ पे थी इंडिया में, ख़ासकर पढ़ाई कर रही थी स्कूल में, कॉलेज में, तो पॉलिटिक्स में कोई ख़ास ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, ना काम करने का कभी सोचा था। ट्रेनिंग मेरी वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट की हुई है, तो पॉलिटिक्स रियली वाज नॉट ऑन द रेडार। बट जैसे जब आप के अपने बच्चे होते हैं, जब आप उनको एक माहौल में बड़ा कर रहे होते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये माहौल ऐसा हो कि जिसमें आप अपने बच्चों को सही तरीके से परवरिश दे सकें। जिस जगह पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे काफ़ी बड़ी इंडियन, पाकिस्तानी, साउथ एशियन पॉपुलेशन है और हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, पॉलिटिशियंस नहीं हैं। मुझे लगा कि एक कमी है, कि रिप्रेजेंटेशन की कमी है। डूपेज काउंटी 10 लाख लोगों की आबादी की काउंटी है, जिसमें बहुत सारे साउथ एशियन पॉपुलेशन के लोग रहते हैं और मैं पहली इंडियन हूँ जो डूपेज काउंटी में अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वो रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और हम लोगों ने वो काम किया। अब आप इलेक्शन जीत चुकी हैं तो आगे के अब क्या कुछ पॉलिटिकल गोल्स हैं? क्या और भी चुनाव लड़ने हैं या फिर डुपेज काउंटी के लिए ही काम करना है?
देखिए अभी मेरी जो टर्म है डुपेच काउंटी की वो 4 साल की टर्म है, तो अभी तो काम यही है कि ये 4 साल लगन से मेहनत से काम करूं और जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उनके भरोसे को मेंटेन रखूं, बरकरार रखूं। 4 साल के बाद देखेंगे क्या होता है। कुछ सोचा है उस बारे में अभी? अभी तो नहीं सोचा है, अभी तो इसी में मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने लोगों से कहा है कि इन 3 मुद्दों पे मुझे आप वोट दें, उन पे मैं काम करती रहूं और मैं बहुत मेहनत से काम कर रही हूं और काम करती रहूंगी। 4 साल बाद देखेंगे। 6 नवंबर को रिजल्ट आया था आपका, अब तकरीबन 4 महीने के आसपास हो गए हैं, तो अभी तक मतलब क्या कुछ वहाँ के लोगों का फीडबैक है, क्योंकि आप भारतीय हैं और पहली बार कोई भारतीय वहाँ से चुना गया है, तो कितना वो लोग विश्वास करते हैं आप पे, और अभी तक क्या उनका फीडबैक है, क्या उन्हें लगता है उन्होंने एक सही डिसीजन लिया? मेरे ख़्याल से तो उनको लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है और अभी तक का फ़ीडबैक बहुत अच्छा रहा है। लोग बहुत खुश हैं, लोग बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि मैं एज़ एन इंडियन अमेरिकन उनको रिप्रेजेंट करती हूँ बोर्ड पे। बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट भी मिली है। इतना लोगों ने काम किया है, वॉलंटियर किया है, कैंपेन पे काम किया है। यहाँ पे मेरे लिए बहुत आसान है खड़े होकर कहना कि मैं जीती हूँ, मगर ये बहुत गलत होगा कहना कि मैं जीती हूँ। लोगों ने हर तरीक़े से कैंपेन को सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, मेरी कैंडिडेसी में बिलीव किया और ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत उन सब लोगों की है जिन्होंने बेतहाशा मेहनत की है कैंपेन में। यूएस में देखा गया है कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां टेस्ला की गाड़ियों को जलाया गया है, तोड़फोड़ उनमें की गई है। किस तरह से इन घटनाओं को देखती हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है? देखिए लोगों ने वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और कमला हैरिस को, तो लोग जब इलॉन मस्क को देखते हैं सरकार चलाते हुए या ऐसा आभास होता है कि वो सरकार चला रहे हैं, तो लोगों में ज़ाहिर तौर से गुस्सा है और मगर मेरा ये मानना है कि उस गुस्से को कभी भी वायलेंट तरीक़े से ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। वी ऑल हैव अ राइट फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। आप आराम से प्रोटेस्ट करके अपनी बात को समझाएं और जब तक वो प्रोटेस्ट रहेगी तब तक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग रहेगी और होना भी चाहिए, लेकिन पीसफुली। एलॉन मस्क ने जो है ट्विटर खरीदा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। किसी तरह का कोई कनेक्शन लगता है आपको इन सब? आजकल का कोई भी कैंपेन बिना सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं जीता जा सकता। अगेन मेरा यही है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे बहुत बढ़ गया है। शुरुआत हमने 2016 से देखी, फिर 2020 के इलेक्शन पे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, पर 2024 वाज होल अनदर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। किस तरह से इस गठजोड़ को आप देखती हैं? ये जो गठबंधन हमें दिख रहा है ये बहुत यूनिक है। आज से पहले अमेरिकी राजनीति में ये गठबंधन हमें इतने खुले तौर से कभी देखने को नहीं मिला है। तो हम सब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या और इसको हम कैसे समझें, इसको हम कैसे एब्ज़ॉर्ब करें, कैसे डाइजेस्ट करें। तो हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉर्मल जो आम जनता है वो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में एक सही इक्विलिब्रियम, एक सही बैलेंस हम मेंटेन कर सकें। हाल ही में कई खबरें ऐसी भी आई हैं कि अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, भारत में भी तमाम इस बात की चर्चा है। किस तरह से जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं इनको आप देखती हैं? देखिए धर्म, रिलीजन जो है वो एक इंसान के लिए बहुत पर्सनल चीज़ होती है। इट्स वेरी क्लोज टू अ पर्सनस हार्ट क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, वो आपकी पहचान का हिस्सा है और जब भी हमारी पहचान पे अटैक होता है तो हम उसको बहुत इंटरनलाइज़ करते हैं, बहुत अंदरूनी तरीके से महसूस करते हैं। तो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सिनेगॉग हो, जब भी अवैध तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस पर अटैक होता है तो वो गलत है और नहीं होना चाहिए। यूएस में ख़ासकर स्टेट और चर्च टर्म यूज़ होती है सभी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। बहुत क्लियर डिफरेंस है, बहुत क्लियर डेजिग्नेशन है, सेपरेशन है चर्च और स्टेट का। तो किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन पे कभी अटैक नहीं होना चाहिए अवैध। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये कहें कि आपको इंडिया में एक एमपी बना दिया जाता है, तो वहाँ की पॉलिटिक्स की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इंडिया की पॉलिटिक्स में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी? ट्रांसपेरेंसी। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके नेता क्या कर रहे हैं कौन उनके कैंपेन्स को फ़ंड कर रहा है, वो पैसा किस तरीके से ख़र्च हो रहा है, क्या वो उनका बैकग्राउंड है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनकी हिस्ट्री है।
क्या वो आने वाले समय में उनके लिए काम करेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है और ये भरोसा जनता को अपने पॉलिटिशियंस पर, अपने लीडर्स पे होने का हक़ है। एक आखिरी सवाल ये है कि भारत की महिलाओं के लिए क्या कुछ आपका मैसेज है? यही है कि आप लोग खाली सपने न देखें, सपनों पे काम भी करें, क्योंकि सपने हासिल करना पॉसिबल है, मगर सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है। आसान है किसी को देखना और कहना कि उसने ये करा या उसके पास ये है, मगर कभी हम उनके पीछे की मेहनत और काम को नहीं देखते हैं, या कभी-कभी हम सोचते भी नहीं हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने में कितनी मेहनत जाती है। तो मेहनत करती रहें, कोशिश करती रहें, स्काई इज़ द लिमिट। तो ये थी हमारे साथ सबा हैदर, जिन्होंने अमेरिका में चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत दर्ज की। तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और बेबाकी से तमाम बातों का जवाब दिया। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाज़ियाबाद।